में हमने अध्याय 1 से उन प्रश्नों को लिया था जो पिछले 10 वर्षों में परीक्षाएं में आए हैं। अब हम बहुपद दूसरा अध्याय इसका अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब प्रश्न ये आता है कि ये रैखिक बहुपद किन्हें कहते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात केवल एक हो, जैसे 2x - 3 या y - 4 या y + 4, 2x + 1, ये सब रैखिक बहुपद हैं। इसमें चर की घात अधिकतम 1 है। ऐसे बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ये अक्सर प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि निम्न दिए गए समीकरणों में से रैखिक बहुपद छांटिए। फिर आता है द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी पावर अधिकतम जो है घात 2 हो, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² + x + 1, x² + 1, x² - x + 2, ये सभी जो हैं द्विघात बहुपद हैं। जिनकी अधिकतम घात 3 हो, ऐसे बहुपदों को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये सब त्रिघात बहुपद हैं। ये हो गए बहुपद। अब एक प्रश्न और हम यहां ऐड कर लेते हैं कि बहुपद होते कौन से हैं। क्या हम दिए गए समीकरणों में से बहुपद छांट सकते हैं, जैसे y + 4, 1/y + 4, y + 1/y + 4, y² + y + 4। इनमें से कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जो चर है, चर की जो घात है बच्चों, वो ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए। देखो जैसे ये बटे में चली गई, ये ऋणात्मक होगी। ना तो आप इसको साधारण भाषा में ऐसे याद रखो, ना तो ये बटे में होनी चाहिए, ना ये मान लो ये दिया हुआ समीकरण माइनस में होनी चाहिए। अगर ये बटे में दी हुई है या माइनस में दी हुई है या दशमलव में दी हुई है, दशमलव में है, माइनस में है या बटे में है, तो ऐसे चर जो हैं, ऐसे जो चर वाले बहुपद हैं, उन्हें बहुपद हम नहीं कह सकते। जैसे मान लो यहाँ पे 3/2 दे देता है, तो ये भी बहुपद नहीं है, 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 और ये शेष 2 बहुपद हैं। इन प्रश्नों किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। नंबर 1, जैसे आपको उदाहरण देके पूछेगा रैखिक बहुपद कौन से हैं, तो हमें यहां से पता लग गया जिनकी घातांक 1 है वो रैखिक बहुपद हैं। अगर पूछ ले द्विघात बहुपद कौन से हैं, तो आपने ये ध्यान रखना जिनकी पावर अधिकतम 2 है, घात अधिकतम 2 है, वो द्विघात बहुपद हो गए, और जिनकी अधिकतम घात 3 है वो त्रिघात बहुपद हो गए। और अगर आपको बहुपद छांटने को कह दे, तो आपने इस तरीके से उसमें से बहुपद छांट लेने हैं। अब प्रश्न ये आता है, जैसे ये द्विघात बहुपद है, मैं यहां से लेता हूं y - 4। अगर ये बहुपद है, इसका समीकरण अगर इसको हम बराबर 0 लगाएंगे तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रैखिक समीकरण। अभी आपने ध्यान करा होगा, हमने ऊपर क्या बोला था, इसे रैखिक बहुपद, ठीक है ना। जब इसको हम बराबर का निशान लगा के 0 लगा देंगे तो ये रैखिक समीकरण बन गया। जब हमारे पास रैखिक समीकरण दिया हुआ हो, तो ऐसे प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा इसकी शून्य कितने हैं, इसके शून्य कितने हैं। तो आपने ध्यान रखना, जिसकी जितनी अधिकतम घात होती है उतने शून्य होते हैं। यानी कि y - 4 है, इसकी घात 1 है, तो इसके शून्य 1 हो गए। अगर द्विघात समीकरण है, इसके शून्य 2 हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है। त्रिघात बहुपद है, इसकी अधिकतम घात 3 है, तो इसके 3 शून्य हो गए। अब हमने 4 प्रकार के प्रश्न कर लिए। अगर अब शून्य पूछ ले आपसे, जैसे यहाँ y - 4 = 0 है, इसमें शून्य निकालने का तरीका क्या है, y = 4, तो इसका ये शून्य हो गया। शून्य का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस वैल्यू को, इस मान को, इस 4 y की वैल्यू 4 निकाली, अगर इस समीकरण में पुट कर दें तो ये 0 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसका शून्य है। अब हम द्विघात बहुपद में
शून्यक निकालने सीखेंगे। अभी हमने यहाँ रैखिक बहुपद में शून्यक निकालने सीखे हैं, अब हम यहाँ द्विघात बहुपद में शून्यक कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ये सब मैं वो प्रश्न ले रहा हूँ जो पिछले वर्षों में पेपर में आ चुके हैं। बच्चों आप ये देखो, इस बहुपद को मैंने सबसे पहले क्या किया, बराबर 0 लगा के रैखिक समीकरण बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारा ठीक फॉर्म में नहीं है, इसको हमने मानक रूप में लिखना है, यानी कि अगर इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले एक्स स्क्वायर वाली संख्या होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर बिना एक्स वाली, यानी कि फिर अचर संख्या, पहले ये स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर अचर संख्या। अब हमारे पास तरीका क्या होता है इसको हल करने का, जैसे x के साथ हमारे पास x स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 है, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, हमारे पास 12 आ गया। हमने छठी कक्षाओं में सभी गुणनखंड निकालने सीखे थे। अगर साधारण भाषा में हम कहें तो हमने 12 के वो सब गुणनखंड लिखने, या यूं कह लो कि 12 या किस किस के पहाड़े में आता है उन सबको लिखना है। 1 गुना 12, 2 गुना 6 तब भी 12, 3 गुना 4 तब भी 12, फिर 4 गुना 3। अब यहाँ रिपीट होने शुरू हो गए, इसको हम नहीं लेंगे। हमने इन 3 संख्याओं में से, इन 3 जोड़ों में से ऐसा जोड़ा चूज करना है, ऐसा जोड़ा छांटना है जिसका या तो अंतर 1 हो या योग 1 हो। अब देखो इसका अंतर बच्चों 11 है, योग 13 है, इसका मतलब इसका यूज हम नहीं कर सकते। इनका अंतर 4 है, योग 8 है, इसका भी यूज नहीं हम कर सकते। इनका देखो अंतर जो है वो 3 और 4 का अंतर हमें कितना मिल रहा है, 1 और यहां योग 7 है, हमें 1 चाहिए, तो हम इस 3 और 4 को यूज करेंगे। बच्चों देखो कैसे यूज करना, 3x², ये अगली और पिछली संख्याएं एक जैसी वैसे ही वैसे लिख देते हैं। अब आपने अपने माइंड में एक चीज ध्यान रखनी है, जो संख्या चिन्ह यहां पे दिया हो 3 और 4 में जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह यहां वाला चिन्ह होना चाहिए, -4x। और जो अगर हमने घटाया है, अंतर लिया है, तो दूसरे वाला चिन्ह चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, क्योंकि अंतर लिया है ना हमने, तो ये 3x आ जाएगा। अब हमने क्या करना, ये 2 संख्याएं बन गई, ये हमारे पास जोड़े भी 2 बना लेने हमने सबसे पहले क्या ध्यान करना, 2 संख्याओं के बाद, 2 पदों के बाद जो चिन्ह दिया हुआ है उसको वैसे का वैसा नीचे उतार लेना है, और इन दोनों संख्याओं में से कुछ चीज कॉमन निकाल लेनी। इसको आपने देखना है, ध्यान से देखो, इसमें x ही कॉमन आएगा, तो हमारे पास 3x - 4 आ जाएगा। आपने एक खास चीज क्या ध्यान रखनी है, 3x - 4 है, यही संख्या यहां आनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाद संख्या आएगी यही आनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं ऊपर भी यही है, हमें चाहिए भी यही, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो उसमें हम 1 कॉमन मानते हैं, तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, x + 1 और 3x - 4। इनको हमने 0 के बराबर रखा था, और ये हमारे पास इसके शून्य निकल जाएंगे, x - 1 और 3x - 4 को बराबर 0 रखा, 3x = 4 और x बराबर हमारे पास 4/3 आ जाए। बच्चों 1 से 5 तक के ये सभी प्रश्न शून्यक निकालने वाले हैं, इनका आपने स्वयं अभ्यास करना है। अब x² - 7x - 10। बच्चों अब हम सीखेंगे जो ये शून्यक, जैसे हमने यहाँ पे शून्यक निकाले थे, इन शून्यकों को हम, जो शून्यक होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे पास रैखिक बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद होता है, इस द्विघात बहुपद में x² के साथ जो गुणांक होता है उसे हम a बोलते हैं, और जो x के साथ गुणांक होता है उसे हम b बोलते हैं, और जो अचर पद होता है उसे हम c बोलते हैं। अब प्रश्न यहाँ आता है, हमारे पास प्रश्न किस प्रकार के आएंगे कि a b c का अल्फा बीटा के साथ क्या संबंध है। इसको हम बोलते हैं शून्यकों का योगफल कैसे प्रदर्शित करना, और शून्यकों का गुणनफल कैसे प्रदर्शित करना। ठीक है, ये अल्फा और बीटा के साथ हमने इनका संबंध बताना है। अगर हमने शून्यकों का योगफल करना, यानी कि ये शून्यक है अल्फा प्लस बीटा, इसके योगफल का फार्मूला होता है -b/a, और गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा × बीटा c/a। बच्चों यहां पे भी मैंने बताया, यहां पे b कितना है 7, तो ये हो गया -7/1। अगर इस द्विघात बहुपद में हमसे पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो आपने क्या कह देना -100।
और अगर आपसे पूछा जाए इसमें गुणनफल कितना है तो c कितना है 10, 10/1 बराबर 10। तो ये हमारे पास इस प्रकार शून्यकों का योगफल और गुणनफल किसी भी सवाल में आसानी से बताने का एक तरीका है। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 ये इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो 2019 में परीक्षाओं में आए थे। अब देखो प्रश्न नंबर 9, यहां पे पूछा इनमें से कौन सा बहुपद है। अभी हमने ऊपर चर्चा करी थी कौन से बहुपद हैं, ये 18 में आया हुआ है 2018 में। जो संख्याएं बटे में हो, अंडर रूट में हो, बटे में हो, वो बहुपद नहीं होती, तीसरी बहुपद होगी। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए अभ्यास के लिए है, 12 तक के प्रश्न। हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमने क्या ध्यान रखना, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश बोलते हैं, इसको एक्स बोलेंगे, इसको एक्स डैश बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे, इसको वाई डैश बोलेंगे। जो इनका आपस में कटने वाला बिंदु है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बच्चों कई बार 1 नंबर में आपसे एग्जामिनर यही पूछ लेता है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। आपने क्या बोलना है? 0 0। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आपको ग्राफ से पूछ ले कि इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, आपने क्या ध्यान रखना कि जो एक्स अक्ष को कोई रेखा जितनी बार क्रॉस करेगी, 1 2 3, इसका मतलब इसके 3 शून्यक हो गए। वाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। वाई तो ये मान के चलो जैसे दीवार होती है, ये दीवार है, ये फर्श है। अगर मैं एक ग्राफ दूसरा बना लूं और आपको ऐसे यहां से कट करके दिखाऊं तो इसके शून्य कितने हो गए बच्चों? 1। इस प्रकार के प्रश्न 2016 में पेपरों में आए थे, जैसे प्रश्न नंबर 13 14। सुनिए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 16 17 18 ये सब आपके अभ्यास के लिए हैं। इनमें आपने बाकी के जो प्रश्न हैं, प्रश्न तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, आपने जितने आपको आसान लगे उतने आप 20 तक के प्रश्न कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके अच्छे। इस प्रश्न में हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना सीखेंगे। बच्चों सबसे पहले शून्यकों के योगफल और गुणनफल से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें शून्य कितने हैं। जैसे इसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे बच्चों? 2। कितने होंगे इसके शून्य? 2। हम शून्य कैसे निकालते हैं? अल्फा और बीटा ये शून्यक हैं। निकालते कैसे हैं? इनका रिलेशन होता है इसके साथ, इसको ए बोलते हैं। यानी कि ए किसके बराबर हो गया? 2 के। और ये क्या है? बी। बी किसके बराबर हो गया? -8 के। और ये है सी। सी बराबर किसके है? 6 के। अब इनका आपस में अल्फा बीटा के साथ क्या संबंध होता है? इसको बोलते हैं हम शून्यकों का योगफल। ठीक है, इसका होता है -b/a। क्या फार्मूला है इसका? -b/a। आपको पेपर में प्रश्न भी इसी प्रकार के आने हैं। आपको प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न दे देगा, योगफल पूछेगा आपसे, शून्यकों का योगफल कितना है। तो आपने क्या करना, देखो यहाँ b की वैल्यू कितनी है? -8। एक माइनस ये वाली जो यहाँ से सूत्र में लगी, ठीक है, और उधर से ये -8। अब आपको इतना पता रहना चाहिए कि 2 चिन्ह कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते, उसके लिए हमें ब्रैकेट लगानी जरूरी है। और बटे में 2, जब 2 सेम साइन हो गए तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे बच्चे? वो प्लस के हो जाएंगे। ये हमारे पास 8/2 क्या आ गया? हमारे पास 8/2। और जब हम इसको काट देंगे आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार यहां पे अगर इसी प्रश्न में वो गुणनफल पूछ ले तो वो क्या होता है? c/a। कितना होता है वो? c/a। c कितना है यहाँ पे हमारा? 6 और a कितना है? 2। तो आंसर कितना आ गया? 3। तो हमने अब क्या सीखा है यहाँ पे? गुणनफल और योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना और योगफल निकालना। आपको इस तरह के प्रश्न पेपर में आने ही आने हैं, आपने इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। इन चारों प्रश्नों में हम शून्यकों का योगफल निकालना और शून्यकों का गुणनफल निकालना उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों जैसे 2x² + 5x - 10, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। शून्यकों का योगफल कैसे निकालना? -b/a, यानी कि -5/2। और गुणनफल कितना है? c/a। ये c है, ये a है, कैलकुलेट खुद करो। अब यहाँ पे क्या है? योगफल। योगफल क्या है? -b/a। ये b है, ये a है, यहाँ 1 माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? 1। और गुणनफल क्या है? c/a। ये c है और ये a है। खुद करना है अपने में, फिर बार बार कह रहा हूं। यहाँ पे फिर शून्यकों का योगफल -b/a, ये -b है,
ठीक है, ये b है, इसको माइनस b बनाना है, अपॉन ये a है, और शून्य का गुणनफल c अपॉन a, ये c है, ये a है। इसी प्रकार आपने ये जाएगा। अब बच्चों इस प्रश्न में हमें शून्यक निकालने को कहे गए हैं, हम शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने का सिंपल सा तरीका है ये एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया बच्चों 5, कितना आ गया 5। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, परंतु 5 का तो वर्गमूल कुछ होता नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे √5 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, इससे ये कट गया और इसको आ गया x बराबर √5। जब भी अब √5 ऐसे लिखा जाए स्क्वायर के बाद तो एक प्लस का और एक माइनस का, उसी प्रकार दो शून्य होंगे, एक माइनस का और एक प्लस का। इस प्रकार के आपने और प्रश्नों का भी अभ्यास करना है। अब ये 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर x² - 3, x² - 16, x² - 7 और x² - 25 ये सब 0 के बराबर दिए हुए हैं। इसमें आपने उसी तरह 3 को उधर ले जाना, जैसे वहां हमने √5 को किया था तो यहाँ √3 आ जाएगा। केवल इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, जब आप इसको √16 करोगे तो ये 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 दो आंसर आएंगे। और यहाँ पे 7 है तो ये √7 जो है प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पे फिर वैसे ही है, x के बराबर 25 आ जाएगा और नीचे x बराबर प्लस माइनस √25 यानी कि प्लस का 5 और माइनस का 5 दो आंसर होंगे। एक प्रश्न आपको यहाँ दूसरा नजर आ रहा है, शून्यकों का योगफल 7 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल -5। आपने द्विघात समीकरण बनाना है, तो इसका क्या फार्मूला है, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस योगफल कितना दिया हुआ हमें 7x प्लस -5, क्योंकि गुणनफल -5 दिया हुआ है तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0। इस प्रकार के प्रश्न भी हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देते हैं और हमें समीकरण निकालने को कहा जाता है। अब आपके पास यहाँ 3 प्रश्न और दिए गए हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि निम्न शून्यक दिए होंगे, 2 शून्यक दे रखे -2 और 7, 6 और -3, और यहाँ पे क्या दे रखा -2 और 6। ये प्रश्न 2014 में पेपर में आए हुए हैं, आपने इनको ध्यान से करना है। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। -2 + 7 किसके बराबर आ गया 5 के बराबर, और गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा -2 गुणा 7 -14, और फार्मूला हमारे पास वही है x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि x² माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। इस प्रकार ये द्विघात समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये द्विघात समीकरण बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण में शून्यक निकालने सीखेंगे। शून्यक निकालने के लिए जो x² का गुणांक होता है 1 है और लास्ट की संख्या 1 है, यानी कि 1 गुणा 2 बराबर 2। हमने 2 के ऐसे जोड़े बनाने जिनका जोड़ 3 हो, तो आपको स्पष्ट नजर आ ही रहे हैं। हमेशा याद रखो, जो संख्या बीच में है उसका चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पे 1 और 2 में जो बड़ा है, बड़े का साइन वही होगा जो यहाँ पे है। तो ये आ गया 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। बच्चों ध्यान से देखना है, आपने ये साइन ऐसे कैसा लाना, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो। अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इन दोनों में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ रह गया x प्लस 2। इनमें से यही संख्या यहाँ आनी चाहिए, ये हमेशा याद रखो, ऊपर बाद में देखना, यही संख्या यहाँ आनी चाहिए, इसको चेंज नहीं होना चाहिए संख्या को। अब देख रहे हो ऊपर भी यही है नीचे भी यही है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए उसमें एक कॉमन होता है। और अब एक ये और एक ये दोनों बाहर आ गए, x प्लस 2 और यहाँ हमारे पास आ गया x प्लस 1, दोनों सबके 0 के बराबर रख लिया। दोनों समीकरणों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर -2 आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 और x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ हमारे पास 2 इसके शून्यक मिल गए, -2 और एक -1। एक प्रश्न की और हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, हमने 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर लेना, 12 आ जाएगा। बच्चों आपने क्या करना, 12 के सभी गुणनखंड बनाने, 1 गुना 12, 2 गुना 6,
3 गुना 4। आप या ये कह लो कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है, वो सब आपने यहाँ लिख लेने हैं। अब हमने ऐसी संख्या चूज करनी है जिनको या तो सम करके 1 आ जाए या माइनस करके 1 आ जाए। अब इनको अगर हम सम करेंगे कितना आएगा, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 13, और माइनस करेंगे 11। हमें दोनों ही नहीं चाहिए तो ये लाइन काट दो। इनको जोड़ के कितना आएगा 8, और घटा के कितना आएगा 4, हमें दोनों नहीं चाहिए, काट दो। अब इनको घटा के हमारे पास 1 आ रहा, हमें 1 ही चाहिए, तो हमारा ये जोड़ा यहाँ पर काम आएगा। बच्चों इसमें हमने क्या ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी है, यहाँ पे 3 और 4 में क्या बड़ा है 4, ये यहाँ पे हमने पहले यूज करना है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3x², और चिन्ह किसका लगेगा, जो यहाँ प्रेजेंट चिन्ह है वही हमने 4 को चिन्ह देना है, यानी कि -4x जमा 3x - 4। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि ये चिन्ह ऐसे कैसा नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब आपने इस जोड़े में से देखो क्या कॉमन निकलता है, 3 और 4 में तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है, तो हमारे पास 3x - 4, ठीक है। ये प्लस का आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैंने बताया कि प्लस वैसे का वैसे यहाँ आएगा। अब 3x - 4 है तो यहाँ पे भी 3x - 4 ही आना है, ठीक है। ऊपर भी आपको देख रहे हो 3x - 4 है, तो कॉमन कुछ भी नहीं निकला, 1 आ गया, और हमारे पास आंसर आ गया x + 1 3x - 4। इसको 0 के बराबर लिखना होता है, ये मुझे साथ साथ लिखना चाहिए था। x + 1 = 0, और x बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद 3x - 4 = 0, और 3x = 4, और x = 4/3। इस प्रकार हमारे पास 2 शून्य हो गए, एक -1 और एक 4/3।